बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे पनामा की वजह शोहरत के हवाले से। पनामा का बैकग्राउंड क्या है, पनामा का केस जो इस वक्त ज़ाहिर है कि हर एक की ज़ुबान पे है। तो ये पनामा बुनियादी तौर पर दुनिया में किस काम के लिए मशहूर था और इसके ताने बाने जो हैं वो किन शोबों के साथ जुड़े हुए थे। इस काम के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद बहस बनी रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त पनामा स्कैंडल जो है वो अपने पनामा पेपर्स की वजह से मशहूर हुआ है। इसका बैकग्राउंड आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दुनिया में बंदरगाहें और जहाज़रानी के अमूर जो हैं वो पनामा तक जाते हैं, तो वो सिलसिला कहाँ तक जुड़ता है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है और दुनिया भर के जो बहरी जहाज़ हैं और जो जहाज़रानी के अमूर हैं वो इससे किस हद तक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो किस हद तक डिस्कस होते हैं। इस खुसूसी टॉपिक के लिए आज हमने गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है अमूर जहाज़रानी के इंतहाई जाने पहचाने माहिर और दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है, मर्चेंट नेवी के चैम्पियन समझ लें आप। और उनका तारुफ कराता चलूँ, शेख मोहम्मद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती वक्त से मैं नवाजा और यहाँ पे आपके ख्यालात से हम चाहेंगे कि नाज़रीन को आगाही दें। उनके साथ शहजाद चुगताई साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। उनसे हम बात करेंगे आज पारा चनार में जो दहशतगर्दी हुई है और ज़ाहिर है कि अफसोसनाक वाक़या है। कल ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुँच कर ये कहा था कि पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिमत में है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, सबको मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर दिया। अभी उनके ये अल्फाज हवा में तहलील भी नहीं हुए और पाकिस्तान में पारा चनार का दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हो गया। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शेख मोहम्मद इकबाल साहब से। शेख साहब, क्या है ये पनामा, इसकी वजह शोहरत क्या है दुनिया में? देखिए, दुनिया में जितने ममालिक हैं वहाँ अपने उनके क़वानीन हैं कि उनके जो भी सिटीजन्स हैं वो जो भी वहाँ पे कमाते हैं कारोबार से या नौकरी से, तो उस मुल्क के अपने क़वानीन होते हैं टैक्स के, और वो कोशिश करते हैं कि कोई आदमी चोरी करके कुछ पैसे जमा न कर ले, कोई आदमी फ्रॉड करके न कर ले, कोई आदमी ह्यूमन स्मगलिंग न करे। ये तमाम नाजायज़ कामों से अगर वो रुपया कमाएगा तो ज़ाहिर बात है वो अकाउंट फॉर नहीं होता और उस पर टैक्स भी नहीं लगता। जैसे कि एक अजीब सी मिसाल है, आप शायद नाराज़ हो जाएं, दुनिया में तवाइफ़ों पर टैक्स नहीं लगता, उनकी कोई एक मखसूस आमदनी नहीं होती, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा आमदनी उनकी होती है। तो इसी तरह से कुछ ममालिक ऐसे हैं, अब जैसे किसी शख्स ने किसी भी मुल्क के क़वानीन के तहत रहते हुए, वहाँ का शहरी होते हुए, वहाँ उसने जो भी क्लीन मनी हासिल की उस पर उसे टैक्स भी देना पड़ा। फिर उसके बाद अगर वो इतना कमाता है कि उससे कोई कारोबार शुरू करे तो उसके लिए भी कवायद हैं। जैसे पाकिस्तान में है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ एक परफॉर्मा दिया जाता है कि आपने कितना टैक्स अदा किया, आपके पास कितना अमाउंट है, कितना आप अमाउंट गवर्नमेंट से, बैंकों से, मुख्तलिफ बैंकों से आप लोन लेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट कितना है। ये जब आप डिक्लेयर करते हैं उसके बाद जो भी मराहिल हैं, मैं नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेसी की कुछ ज़्यादतियाँ हैं, ये कायदा है, उससे गुजर कर फिर उसे यहाँ ज़मीन मिलती है, वो इंडस्ट्री सेटअप करता है, वहाँ पर वो उसी मुल्क के लोगों को नौकरी देता है और उस मुल्क में तरक्की होती है। उससे जो कमाता है वो भी उस पर भी टैक्स अदा करता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने नाजायज़ ज़राए से रुपया कमा लिया तो पहली बात यह है कि अगर वो लिख के देता है कि मेरे पास इतना रुपया है, तो दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं है, लोग पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, अमेरिका में भी बदमाश लोग उसे लूट लेते हैं, उसे अगवा कर लेते हैं, उससे तावान लेते हैं। ये तो सारी दुनिया की प्रैक्टिस है कि जहाँ पर भी मालदार लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई जो है वो नज़र लगा के बैठा होता है और उनसे जो है वो पैसे ईंटने की कोशिश करता है। ये सारी दुनिया में किडनैपिंग होती है, सारी दुनिया में जो है वो इस तरह की धमकियाँ में चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बताइए कि हम सुनते थे समुद्री तिजारत जो होती है उसमें बहरी कज़ाक आते हैं, तो ये बहरी कज़ाकों से लेकर ये ऑफशोर लुटेरों तक का जो सफ़र है जो आज तक हमारे मुल्क में जो है ज़ेर बहस है कि ये एक तरफ बहरी कज़ाक लूटते हैं, दूसरी तरफ ये ऑफशोर लुटेरे हैं, ये भी मुल्क की दौलत लूट लूट के वहाँ ले जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है? अब इसमें सबसे पहले उसकी शुरुआत जो हुई वो हुई कि जब बरतानिया और फ्रांस की जंगें हुई तो एम्बार्गो लगाया गया ट्रेड पर। जैसे अभी
ईरान पे एम्बार्गो लगाया था यूएस ने कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता ईरानी जहाज़ों पे के ज़रिए। तो ईरान ने सेंट विंस्टन का फ्लैग ले लिया, जो मैं बात कर रहा था, आपने एक सवाल बीच में किया। तो अब जिसने बहुत रुपया लूट लिया गैर कानूनी ज़राए से, उनके अपने मुल्क के मुताबिक, अब वो पैसा घर में रखेगा तो उतना ही रहेगा। फ़र्ज़ कर लिए 100 मिलियन है तो वो 100 मिलियन ही रहेगा, बल्कि नोट बदल गए तो सब नुकसान हो जाएगा। उन्होंने वो रुपया फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस में लगा दिया। ये फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस सबसे पहले लाइबेरिया और पनामा में बने 18वीं सदी में। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस से क्या मुराद है? ये जो बहरी जहाज जो तिजारत करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं? देखिए, दुनिया में तीन तरह की जहाजरानी होती है। एक नेशनल फ्लैग है, जैसे पाकिस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा है, जापान का झंडा है, जर्मनी का झंडा है, बरतानिया का झंडा है। वो जहाज़ जो इस ऐसे झंडे लगाते हैं उन पे उसी मुल्क के लोग होते हैं मुलाजिम, और वो उसी मुल्क का ट्रेड करते हैं। और कवानीन है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी और कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी लेन्स, ये इंटरनेशनल कवानीन है अक़वाम मुत्तहिदा के। उसमें लिखा है कि आप औरतों को नहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, आप इंसानों को स्मगल नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो हैं, मतलब आप चरस, अफीम और मनशियात जितनी भी है, आप असला एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो ये सब सॉवरन कंट्रीज़ है। लेकिन दुनिया में अब जिन्होंने पैसे लूट लिए, पैसा है उनके पास, उन्होंने दुनिया में इस वक्त 34 ममालिक ऐसे हैं। ओरिजिनली ये पनामा और ये जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये हुई थी ट्रेड एम्बार्गो पर, जैसे ईरान पे हुई। ईरान अपना तेल नहीं ईरानी जहाज़ों तो इसकी शुरुआत जो हुई वो उसमें पनामा शामिल था। पनामा वो मुल्क है जहाँ से फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का काम शुरू हुआ। इस वक्त दुनिया में 34 ममालिक ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। और अब तो रिसेंटली सिर्फ ईरान पे एम्बार्गो था तो उसने एक दूसरा फ्लैग इस्तेमाल किया अपनी तिजारत के लिए। लीबिया में भी तेल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी, लीबियन फ्लैग पे जहाज़ उनका था, बस झंडा चेंज कर दिया। इसको कहते हैं फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। पनामा भी एक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है, यानी इस पे आप कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट जो है, जो सारी दुनिया में है, लागू है सॉवरन स्टेट्स पे, कि आप औरतों को, इंसानों को स्मगल नहीं कर सकते, आप हथियार को स्मगल नहीं कर सकते, आप मंशियात को स्मगल ये तो आपने बताया कि ये पाबंदी है दायरे चार्टर। लेकिन इन जहाज़ों पे इन्हें कहते हैं फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। तो वहाँ ये सब कुछ होता है? वहाँ पर टैक्स भी नहीं है। सबसे बड़ी मजे की बात है कि वहाँ टैक्स नहीं है, नो टैक्सेस और वेरी लो टैक्सेस। देखिए, ये जहाज़ कहीं ना कहीं बंदरगाह से सामान लोड करते हैं, फिर कहीं जाके अनलोड करते हैं, तो टैक्सेस तो हर जगह होते हैं। नहीं, देखिए, बात आपने सुना होगा, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग, मिस डिक्लेरेशन ऑफ वेट्स एंड वॉल्यूम्स, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। अब आप देखें, पिछले दिनों किस्सा था कि सोमालियन पायरेसी का, आपको हैरत होगी, इसमें कोई एक जहाज रिप्यूटेड फ्लैग का जहाज नहीं पकड़ा, ये सब यही फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस के जहाज थे। तो अब आप गौर कीजिए कि ये उन्हीं लोगों के जहाज थे। तो बहरी कज़ाकों को पता है कि कौन से जहाज़ों पे जो है वो कार्रवाई करनी है और किस पे नहीं करनी। वो झंडा देखते हैं, पाकिस्तान का कोई जहाज क्यों नहीं पकड़ा गया। इनके साथ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो जहाज रानी के मुताल्लिका बैनुल अक़वामी इदारे देते हैं, उसको हम फॉलो करते थे। पाकिस्तान नेवी इन जहाज़ों को एस्कॉर्ट करती थी, तो कज़ाकों की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके मुकाबले में देखिए, जापान में बड़े मुहिब वतन शहरी हैं। पाकिस्तान तो एक बड़ा हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को नहीं कहना चाहिए। जापान के अपने बहरी जहाज़ कम हैं और जापानियों के बेनिफिशियरी ओनर, ये आपने अक्सर सुना होगा, आजकल किस्सा करते हैं कि बेनिफिशियरी ओनर कौन है। इन जहाज़ों का बेनिफिशियरी ओनर कौन है ये पता नहीं चलता। मैं बहस, इनके मालकान भी खुफिया रहते हैं, यानी फ्रंट मैन कोई और होता है। दे हाइड बिहाइंड ब्रास प्लेट्स, और पूरी बिजनेस जो है ये एजेंट्स करते हैं। अगर कहीं जहाज़ पे तनख्वाह न दी जाए, कोई और प्रॉब्लम हो, खाना नहीं है, या अंडर मैनिंग कम है, या और कोई शिकायत है, और उमूमन ये सब स्टैंडर्ड जहाज़ होते हैं। तो लोग हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ हमारे अब 9 जहाज़ हैं, 1970 में PNSC की बात आप कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 9 जहाज़ रह गए। हमारे मुल्क के 1970 में हमारे 72 जहाज़ थे। तो 72 जहाज़ों में 72 कप्तान थे, 72 चीफ इंजीनियर थे, और इसी तरह अलहाज़ क़यास उतना ही स्टाफ था। एक जहाज़ पर मैं खुद चीफ इंजीनियर कई जहाज़ों पर रहा,
उस वक्त 45-50 का हमला होता था। शिपिंग का माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तो मैं आपसे तफसील से डिस्कस करना चाहूँगा। मैं शहजाद साहब का इनपुट ले रहा हूँ। शहजाद साहब, जिस तरह सी पैक और ग्वादर बंदरगाह की अहमियत की बातें हो रही हैं, और ज़ाहिर है कि अब ये पूरा तजारती रूट है जो समुंदर के ज़रिए भी तजारत होनी है, और इसके लिए चीन से 2 बड़े बहरी जंगी जहाज़ भी ले लिए गए हैं, और पूरा जो है वो अलग से इसके लिए दस्ता भी एक बना दिया गया है जो नेवी ने मखसूस कर दिया। तो ये जो तजारत है, इसको क्या ख़तरात होंगे समुंदर के ज़रिए, जिसके लिए इतना इंतज़ाम किया जा रहा है? बहरी जंगी जहाज़ भी लिए गए हैं और वहाँ पे पूरी जो है फोर्स एक बना दी गई है, और बहरी कज़ाकों का हम सुनते रहे हैं, ऑफशोर कंपनियों का भी आपने सुन लिया किस तरीके से बाहर फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस इस्तेमाल होता है गलत कामों के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि सी पैक और यहाँ से होने वाली तजारत, ख़ासतौर पर समुंदर के रास्ते जो है, इसके क्या चैलेंजेस होंगे? मैं ये समझता हूँ कि कोई समंदरी रास्ते से कोई ख़तरात मुझे नज़र नहीं आते, और जो ज़मीनी रास्ता है उसके लिए तो हमारी पूरी एक जो ब्रिगेड है फ़ौज की वो तैयार हो रही है, और कोई 3000 वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में स्टाफ वो ले रहे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ ले रहे हैं। उसके बाद सिंध के अंदर 2000 वो रिटायर्ड फ़ौजी भर्ती कर रहे हैं ये सी पैक की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो आपने सवाल किया कि समंदर के रास्ते से, शेख साहब कुछ ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि समंदरी रास्ते से कोई ख़तरात। लेकिन अगर खतरात आपको नहीं लग रहे तो फिर ये बहरी जंगी जहाज क्यों लिए जा रहे हैं? और ये पूरा नेवी ने अपनी फोर्स अलग से बना दी है, और वहाँ पे आपने ये भी देखा, पिछले दिनों खबरें आई थी कि भारत की जो आबदोज़ है वो भी वहाँ पे जो है वो ग्वादर की कोई निगरानी करना चाह रही थी, वहाँ से मालूमात लेना चाह रही थी, जासूसी के पर्पज़ से वो वहाँ पे आई हुई थी। तो इसका मतलब है कि दुश्मन मुल्क उस इलाके में उसकी मौजूदगी जो है वो है, और उसमें वो चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है मालूमात ले और यहाँ पर जासूसी करे। तो ये सी पैक और ग्वादर बंदरगाह के लिए ख़तरात नहीं? नहीं, सी पैक और ग्वादर बंदरगाह के लिए कोई ख़तरात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय आबदोज़ की आप बात कर रहे हो, तो फिर भाग गई थी, और फिर उन्होंने यही बात की थी कि एक चीनी आबदोज़, वेरी हाईटेक आबदोज़ जो है वो क्या कहते हैं, कराची के नज़दीक मौजूद है। तो उस पर बाद में चीन ने उसकी तरदीद कर दी थी, और दूसरे पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की थी कि पाकिस्तानी समंदरों में कोई आबदोज़ मौजूद नहीं है। आपको यही मैं बताऊं कि ये हमारे इलाके में अमेरिकन आबदोज़ें भी यहाँ नकलो हमल करती हैं, वो भी यहाँ पे निगरानी के काम करती हैं। और जो भी ममालिक हैं, चीन है, अमेरिका है, और वो तो बैरल सुपर पावर है, और पाकिस्तान की आबदोज़ें भी काम करती हैं। ठीक है, इस हवाले से शेख साहब से मज़ीद इनपुट लेते हैं। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान में सी पैक और ग्वादर के बंदरगाह मनसूबा के हवाले से, और उससे पहले हमने बात की थी कि पनामा की वजह शोहरत क्या है। इस पर शेख मोहम्मद इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं अमूर बहरी जहाज़रानी के, और उनके साथ शहजाद चुगताई साहब अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शेख मोहम्मद इकबाल साहब और शहजाद चुगताई साहब से, और पनामा से लेकर ये बहरी कज़ाकी और उसके बाद ऑफशोर कंपनियों की जो लूट मार है, इस हवाले से कि ये किस तरीके से ये सारे काम होते हैं और आगे सद्देबाब कैसे हो सकता है। शेख साहब, पाकिस्तान में जहाज़ रानी की सनत की जो तबाह हाली है, जो ज़बू हाली है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप तो ज़ाहिर है कि पूरी तारीख जानते हैं। आप बता रहे थे भी वक्फे से पहले कि 70 में पाकिस्तान के पास 72 जहाज़ हुआ करते थे। आज ये हालत है कि 9 जहाज़ रह गए, और वो भी किस हालत तक पहुँचे हुए हैं। तो ये ज़िम्मेदारी किस पे आप समझते हैं आयद होती है, ये सारी तबाही की, और किसने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, या किसकी लापरवाही, गफलत और नाहली है, और अब ये कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, जैसे आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इस सनत को जानते हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जगह एक पाकिस्तान नेवी के एडमिरल को बिठा दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग भी नहीं करवा सकता। तो जहाज़ रानी जो है कमर्शियल शिपिंग मर्चेंट नेवी है, और ये नेवी कैसे बनी? मर्चेंट नेवी के जहाज़ आज से सदियों पहले
सामान्य तिजारत लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मैं चाहूँगा बात पूरी करें, लेकिन ज़ाहिर है कि नाज़रीन की तवज्जो के लिए बताना ज़रूरी है कि अगर मुझे भी किसी एडमिरल की जगह बिठा दिया जाएगा तो मैं भी 2 मिनट ही वहाँ पे काम कर सकूँगा। ज़ाहिर है कि जो नेवी के या किसी एडमिरल की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो अपना काम बहुत बखूबी करते हैं, अपनी चीज़ें बेहतर करते हैं। किसी भी शोबे के बंदे को, एक्सपर्ट को किसी दूसरे शोबे में बिठाया जाएगा तो ज़ाहिर है कि नतायज तसल्ली बख्श नहीं होंगे। जी, तो हमने सबसे पहले, चूँकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स एसोसिएशन का, तो जब हमारे जहाज़ों ने खसारा किया, हर साल पीएनएससी खसारे में चलती थी, तो हमने अपनी एक मीटिंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी की और ये तय किया अगर ये जहाज़ इसी तरह से खसारे में चलेंगे तो हुकूमत किसी की भी हो वो उसे बेच देगी और तकलीफ़ हमें होगी, इसलिए कि हम जहाज़ के अलावा कहीं काम नहीं कर सकते या किनारे पर इतनी वेजेस नहीं होती। जैसे अब माशाल्लाह अच्छे जहाज़ों पर वर्ल्ड वाइड 16 लाख से लेकर 24 लाख रुपए पर मंथ वेजेस हैं रिप्यूटेड कंपनीज में। तो अब अगर आपको 16 लाख रुपए मिलते हैं तो आप यहाँ ग्रेड 17-18 की तो नौकरी नहीं करेंगे। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी कि हमने महसूस किया कि नॉन प्रोफेशनल्स को निकाला जाए। हमने मुतअद्दिद सेमिनार किए मुल्क में भी, बैरून मुल्क ITF का मैं सी फेयर्स कमेटी का रुकन रहा, मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी का रुकन हूँ, तो हमने वहाँ भी बैनुल अक़वामी लेवल पे भी उठाई बात कि पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ जहाँ जहाज़रानी तबाह हुई है वो नॉन प्रोफेशनल्स की वजह से हुई है। तो फिर ये बात हमने सदर पाकिस्तान को भी बताई, मुतल्लिका वज़ीर को बतलाई, सेक्रेटरीज़ को बताई और हमने मुजाहरे नहीं किए। यानी आप ये आसान अल्फाज में बताना चाह रहे हैं कि जो समुंदर में दिफाई नौइयत की जो चीज़ें हैं वो तो पाकिस्तान नेवी की और उसकी एक्सपर्टीज़ के होती हैं, उनके ज़िम्मे होती हैं, लेकिन जो तजारती बहरी जहाज़रानी है वो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, जैसे मर्चेंट नेवी कह लें या तजारत कह लें जहाज़ों के ज़रिए, वो नेवी का काम नहीं है, उसके लिए अलग लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो अल्लाह के फजल से हमने फेडरल एंटी करप्शन कमेटी में सबूत के साथ, आजकल जैसे अखबारों में या टेलीविज़न में मैं देखता हूँ सबूत नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए कि अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग, रिबेट, पीएनएससी में एडमिरल 54% रिबेट देते थे, जो किराया लेते थे उसमें 54% रिबेट दे देते थे और उस रिबेट के अलावा जब कमीशन दी जाती थी एजेंसीज़ को तो वो 100% की 30% कमीशन वो देते थे। तो अगर हम $100 का कार्गो मिसाल के तौर पर लाते थे तो पीएनएससी के पास 18 या $20 आते थे। तो जाहिर बात है हर साल खसारा होता था और पीएनएससी का खसारा बढ़ते बढ़ते 4.2 बिलियन रुपए हो गया। तो हमने मोहतसिब आला को ख़त लिखा, मोहतसिब साहब थे सीरत अली शेख साहब, उनको डील करते थे हमें, और सरदार इकबाल साहब मोहतसिब थे। वो कहने लगे शेख साहब हम ग्रेड 19-20 के अफसर हैं, आप हमें एडमिरलों को आगे डाल रहे हैं, हम मानते हैं लेकिन ये बात हम नहीं करेंगे। फिर हमने इसे फेडरल एंटी करप्शन कमेटी को दिया, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ज़ाकिर अली ज़ैदी थे। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि कमेटी का सरबराह कोई सीनियर फौजी अफसर को बनाया जाए, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो एडमिरल को पकड़ सकता है, वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल को पकड़ सकता है, वरना ब्यूरोक्रेसी ने FIA के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि लेकिन शेख साहब इतना बुरा हाल तो नहीं है, पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, अगर कोई ऐसा मसला है, अगर कहीं पे जो है वो मुतसिब के मामला जो है वहाँ पे हैंडल नहीं हो रहे तो आप अदालत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पाकिस्तान में सेनेट मौजूद है, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है, कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट में सारी बातें हो सकती हैं। पार्लियामेंट के एक रुकन असम्बली को हमने लिखा, एक सेनेट के रुकन को हमने लिखा, चेयरमैन को लिखा और स्पीकर को लिखा और उनसे मुलाकातें की कोई। और आप जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ अखबारात में पूरे सफ़ात के इंटरव्यू शाये हुए हमारे, और उसके बाद जब उस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हो गए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है अगर कहीं चोरी हो रही है या कोई ख़राब बात हो रही है तो एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, उसकी तफसील मुख्तलिफ लोगों को भेज दें। तो अब पता चला इन्होंने अगर 54% रिबेट दे दिया, पहले तो ये अकेले खाते थे, अब असेंबली के मेंबर ने भी कहा आप इतना खा रहे हैं भाई हमारा हिस्सा खाएं, और हमें मालूम था क्या क्या हो रहा है, मोतसिब यहाँ क्या हो रहा है, और
ये विजिलेंस तो आप कमेटी- वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान और उनके साथी इतने अरसे से कर रहे हैं कि भाई ये लोग इस तरह कर गए, ये करप्शन हो गई, लेकिन लूटमार हो इन्होंने गई, खा corruption गए। के सबूत नहीं भाई दिए। सबूत उन्होंने तो नहीं दिए, तो आपके हमने- पास सबूत हैं तो आपने किसको दिए? नहीं, हमने इसको प्लान किया था। हमने अपने मेंबर्स को, जो मर्चेंट नेवी में कप्तान चीफ इंजीनियर हैं, वो हमारी सब दोस्त थे। हमने जानबूझ के ऐसे लोगों को प्लान किया जिनको हम जानते थे, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, हमारे सामने वो कैडेट थे। तो उनको हमने किया, उन्होंने, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हमने फ्लोटिंग स्टाफ की तनख्वाहें बढ़वाई। जो किनारे पे मैनेजर, डिप्टी मैनेजर थे, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। उन्होंने हमसे मुलाकात की, ना शेख साहब हम आपके पुराने मेंबर हैं। तो मैंने कहा भाई कोई अच्छी बात बताओ, कोई डॉक्यूमेंट दो। तो हमारे दफ्तर में एसवीन का अपना दफ्तर है। नहीं, ये सारी शिकायत, ये आपका मुकदमा किसके खिलाफ है? ये पीएनएससी के खिलाफ है, उनके करता धरता लोगों के खिलाफ है? कोलोसल करप्शन बाय पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, इस पे केस चला और उस पर अल्लाह का बड़ा करम है कि गवर्नमेंट ने फैसला ये किया, हमसे कहा, बीबी ने भी कहा था कि शेख साहब आप चेयरमैन हो जाएं। मैंने कहा भाई हम चेयरमैन नहीं होना चाहते। बेनज़ीर भुट्टो साहब के जी हाँ, दौर में? बेनज़ीर भुट्टो ने, हमने कहा हम अब चेयरमैन नहीं होना चाहते भाई, हमने इसलिए किया है कि हमारा इदारा तरक्की करे। तो हमने रिपेयर्स में, मेंटेनेंस में, जहाज़ आइडल खड़े रहते थे, एक साल में 365 दिन होते हैं और 238 दिन जहाज़ खड़ा रहा। तो भाई खड़ा रहा तो उसमें फ़ायदा तो नहीं होगा, खड़े खड़े खर्चा भी होता है। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जिसमें पीएनएफसी के सीनियर हुक्काम ने लिखा था कि मेरा हिस्सा कहाँ है और इनिशियल किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट हमने भिजवाए। तो हमको कहा फेडरल एंटी करप्शन कमेटी ने, एफआई ने, कि ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिले। हमने कोई हमारा दफ्तर है, लोग बाइक देखिए, आपने करप्शन की, जो आपने समझते थे कि वहाँ पे करप्शन हो रही है, उसकी आपने निशानदेही कर दी, आपने उसके दस्तावेजी सबूत दे दिए, आपने जिन लोगों पे समझते थे कि जिम्मेदार हैं इल्जामात लगा दिए, तो तो नेवी को उनका भी निकाल तो दिया। जवाब आया होगा ना? उन्हें हाँ। भी अपने अपने मौक़िफ़ का, उन्हें भी इजहार करने का मौका मिलना चीफ चाहिए, ऑफ दिफा नेवल, करने हाँ, का। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा शेख साहब हमें भी कुछ नौकरियां करने दें, हम भी आपके भाई हैं। मैंने कहा भाई भाई नहीं, आप वो भाई हैं जिनको पता नहीं है। नहीं, अब अगर जहाज़ 238 दिन खड़ा रहा 365 दिनों में, तो उसकी कोई वजूहत होंगी, जहाज़ में खराबी होगी, जहाज़ में मसाइल होंगे। अगर उसके पास ऑर्डर ही नहीं है कहीं आने जाने के, तो जाहिर है कि जहाज़ क्यों जाएगा? तो ये किसका काम है? जहाज के आने से पहले उसका शेड्यूल तय होता है और प्रोविजनल वॉयज एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाती है। पीएनएससी बनाती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, एडमिरल्स को पता ही नहीं था कि पीवीआर भी बनाते हैं प्रोविजनल। दुनिया की जो बहरी जहाज़ों की कंपनियां हैं वो तो तरक्की कर रही हैं, उनके जहाज़ जो हैं वो एक से बढ़ के जो हैं वो दर्जनों में चले गए, सैकड़ों में चले गए। हमारे आप कह रहे हैं 72 जहाज़ थे और 1970 में, सकूत ढाका से पहले की बात आप जी, कर रहे हैं। जी, जी। सकूत ढाका के बाद क्या पोजीशन थी और आज क्या है? सकूत ढाका के बाद हमारे 4 जहाज़ डूब गए और कुछ जहाज़ हमारे 4-3 हमारे पास उस वक्त भी 57 जहाज़ थे सकूत ढाका के बाद। और उसके बाद हमारे मुल्क में तबाही आई। तो हमारा ये मकसद था कि जहाज़रानी तरक्की के, फिर हमने लिखा कि हमें किस तरह के जहाज़ चाहिए। अब आप एक जहाज़ लेंगे 1935 या 40 का बना हुआ, लिबर्टी क्लास, और वो तो ख़राब हो गई, उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। एक पुरानी कार आप ले लें, तो आप कह रहे हैं पीएनएससी में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, बहुत ज़्यादा लूटमार हुई Massive है corruption। और लोगों को सजाएं नहीं मिली। मैसिव करप्शन। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि आज एडमिरल नहीं है वहाँ, हमारे लिए सज़ा का ये पैमाना है। और आज हमने, हमारे कहने पर हम इसमें ममनून हैं, एक पल्स रिसाला निकलता था, डॉक्टर शीरी मज़ारी उसकी चीफ एडिटर थी, उसका हमने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था। हमने एक मजमून लिखा था, उसमें उनका हेडिंग उन्होंने लगाया था, नेलिंग द फ्लेलिंग सेलिंग। डॉक्टर शेरी मज़ारी चीज़ों को जानती थी, उन्होंने अपने लिखा है। इसमें आपसे मज़ीद इनपुट चाहूँगा, लेकिन पहले शहजाद साहब से भी पूछ लूँ। वो पीएनएससी को भी कवर करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से और समुद्री और तजारती मामला पर भी उनकी गहरी नज़र है। शहजाद साहब, पीएनएससी की अब जो सूरत हाल है, इतनी करप्शन यहाँ पे कह रहे हैं हुई है, लूटमार हुई है, जहाज़ों की तादाद बता रहे हैं, सकूत ढाका से पहले 72 थी, फिर 57 रह गई और आज जो है 9 जहाज़ हैं। और ये हालत क्यों हुई? पीएनएससी की बिल्डिंग में हमने देखा हेड ऑफिस में 2 दफ़ा आग भी लगी बाबर गौरी साहब के दौर में, और इतवार वाले दिन ही आग लगती थी, सारा कहते हैं रिकॉर्ड जला दिया गया। नैब तहकीकात कर रही है। पीएनएससी और पीएसओ के दरमियान मुआहदे हुए थे जहाज़ों की खरीदारी के और वहाँ से ऑयल लेके आने के, वो ऑयल भी सब स्टैंडर्ड निकला और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो करप्शन की हद में हैं। एफआईए और नैब तहकीकात कर रही है। आप किस तरह देखते हैं पीएनएससी के मामला को, पाकिस्तान में जहाज़रानी के अमूर को? देखिए, मैं समझता हूँ कि शेख साहब की जो काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पीएनएससी का हशर
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टील, पीआईए और रेलवे और जो दूसरे इदारे हैं बिल्कुल दिवालिया हो गए और किसी काम के नहीं रहे। ऐसा हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और पीएनएससी आज अपने ना सिर्फ पाँव पे खड़ी है बल्कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि वो सूरत हाल जो है इतनी ग्लूम उसमें मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत ज़्यादा अफसोस, देखें आप पीआईए को देखेंगे, आप कह रहे हैं पीएनएससी पाँव पे खड़ी है, वो कह रहे हैं पीएनएससी ने तबाह कर दिया है, 9 जहाज रह गए हैं। अब 9 जहाज अगर रह गए हैं तो ये खुशहाली है या तबाही है? देखें ये कामयाबी ये है कि इस वक्त पीएनएससी प्रॉफिटेबल है और उसके बाद जहाज़ों की कमी है, वो तो एक इशू है और वो जहाज़ बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये कि अगर 71 से पहले पाकिस्तान के पास 72 जहाज़ थे तो आज मैं समझता हूँ कि कम से कम 500 जहाज़ पीएनएससी के पास होने चाहिए थे। तो ये हमारा कौमी अलमिया है, ये जो एक हमारे कल्चर है लूटमार का और ये बेईमानी का और ये मनी मिंटिंग का, तो उसके नतीजे में ये हालात जो हमें देखना पड़ रहे हैं अपने कौमी इदारों में, पीआईए में देख लें, रेलवे में देख लें, आप पीएनएससी बहरहाल उस फेज से निकल गई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ कौमी जो पनामा का भी आ गया है एक इशू और वो भी करप्शन का इल्ज़ाम है और हमारे यहाँ यानी ये वर्ल्ड बैंक ने बड़ी तशवीश का इजहार किया करप्शन पे और आईएमएफ ने बड़ी तशवीश का इजहार किया और इस वक्त पाकिस्तान का बजट जो है वो 4000 अरब से ज़्यादा है, 5000। हाँ, लेकिन जो चेयरमैन नैब बताते हैं जो करप्शन जिस रफ्तार से हो रही है पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे जितनी करप्शन होती है उसका भी अगर आप हिसाब लगाएं तो पता चलेगा कि फिर आपके इदारों का क्या हाल है। अब भी पाकिस्तान जो है ना जनूबी एशिया में सबसे आगे करप्शन में, और एक ज़माने में तो बातें होती थी कि पाकिस्तान नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ये जो सूरत हाल ये अफसोसनाक है। अच्छा, पीएनएससी के साथ साथ मैं चाहूँगा आपसे भी और शेख साहब से भी मैं इनपुट लूँ कि बंदरगाहों का क्या हाल है पाकिस्तान में? ज़्यादा ग्वादर बंदरगाह बन रही है, उससे पहले जो है कराची की बंदरगाह, पोर्ट कासिम की बंदरगाह और अब सी पैक में बात हुई है केटी बंदर को भी जेटी के तौर पर वहाँ पर शामिल करने की। तो बंदरगाहों के अंदर क्या हालात हैं, उन पर कितने वसाइल हैं, कितनी वहाँ करप्शन है और वहाँ पर जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान में बंदरगाह और जहाज़रानी के अमूर की और पनामा की वजह शोहरत से लेके ऑफशोर कंपनियों में जो लूटमार हो रही है, जो पैसे रखे जा रहे हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं और ये सारा जो किस्सा है इसका सदबब कैसे हो सकता है, इस हवाले से शेख मोहम्मद इकबाल साहब और शहजाद चुगताई साहब अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू आके करेंगे। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है पाकिस्तान में बंदरगाहों और जहाज़रानी के अमूर के हवाले से और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। शेख मोहम्मद इकबाल साहब जिन्हें मर्चेंट नेवी पे और जहाज़रानी के अमूर पर गहरी दस्तरस हासिल है और इनका वसी तजर्बा है, उनसे अपने तजर्बात की रोशनी में हम उनके ख्यालात का से आगाही हासिल कर रहे हैं। उनके साथ शहजाद चुगताई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, वो भी शिपिंग को और पाकिस्तान में बंदरगाहों को काफ़ी अर्से से कवर करते आ रहे हैं। शेख साहब, क्या सूरत हाल है बंदरगाहों में? कितनी करप्शन है, कितनी वहाँ पे वसाइल की कमी है, कितने चैलेंजेस हैं, कितने मसाइल हैं और ये जो नई बंदरगाह बन रही है ग्वादर, उसका क्या मुस्तकबिल होगा और जो मौजूदा दो बंदरगाहें हैं इनकी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिनकी हैंडलिंग है, जो इनके अमूर हैं चलाने के, वो ठीक हैं, प्रोफेशनल लोगों के हाथ में है या वहाँ पर भी आवे कावा बिगड़ा हुआ है? देखिए, आपने बात की बंदरगाहों की। बंदरगाहों की ऐसी मिसाल है जैसे बस स्टॉप होता है और बसें होती हैं, ये टैक्सीज़ होती हैं, उनके स्टॉप्स होते हैं। तो शिपिंग में मेन चीज़ है जहाज़। तो पाकिस्तान के पास अब 9 जहाज़ हैं। ये हमारी काविशों से हमने पुराने जहाज़ों को डिस्कार्ड किया। अब पीएनएससी के पास हैं सेकेंड हैंड जहाज़, लेकिन इतने पुराने नहीं हैं। आज के दौर में जब जहाज़रानी ने बड़ी तरक्की की है, डेवलपमेंट हुआ है, कार्गो हैंडलिंग टेक्निक्स बदल गई। पहले मजदूर उतारते थे, चढ़ाते थे, अब कंटेनर शिप्स हैं, रोरो शिप्स हैं, लैश शिप्स हैं और कार्गो कंटेनराइज्ड है।
और रेफ्रिजरेटेड कार्गो भी है। तो अब ज़माना बदल गया तो जहाज़ भी बदल गए, जो तकाजे होंगे उस तरह दुनिया ने बनाए। तो पीएनएफसी के पास अब टैंकर्स हैं और टैंकर्स की ट्रेड है ऑलरेडी। और उसमें अब ये हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक स्पेशल मीटिंग की, उसमें पीएनएफसी ने गैर मुल्की कंसल्टेंट्स रखे और उसके अलावा पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स रखे कि भाई हमें बताओ हम क्या करें। तो हमसे भी बात की सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब से। हमने कहा जनाब पुराने जहाज़ जो हैं ये आज प्रॉफिटेबल नहीं चल सकते, आज की जहाज़रानी मुख्तलिफ है। लेकिन पूरा अमल नहीं किया, लेकिन फिर भी कार्गो जो था तय ये किया कि कंटेनर ये फ्यूल का, क्रूड ऑयल का फ्रेट जो है ये बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ तय है। लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी, शौकत अजीज़ साहब जब एडवाइज़र थे गालिबन या ख़जाने के कोई मुशीर वगैरह थे, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चेयर की थी वो कमेटी। उनसे कहा, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हमारे पास सिक्योर्ड कार्गो रिफाइनरी का है, तो रिफाइनरी में सारा तेल एक्सक्लूसिव राइट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड वॉज गिवन टू पीएनएफसी, यानी तमाम रिफाइनरी का कार्गो पीएनएफसी ही लाएगी। और रेट वो नहीं जो मार्केट वाले हैं, बल्कि पीएनएफसी अपने खर्चों को निकाल के, नुकसानात को निकाल के महंगे दामों तेल की तरसील करेगी और कोई नहीं पूछेगा। ये वाहिद तरीका है पीएनएफसी को बचाने का। तो अब आप बताइए, अगर तेल की कॉस्ट, तो पीएनएससी की मोनोपोली कायम करके उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की मोनोपोलाइज गई। कर दिया, हालांकि ये मोनोपोली एक्ट के खिलाफ है। अब आवाम के पास जो ये पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं कोई नहीं जानता। एक तो है तेल की कॉस्ट, ये तेल की कॉस्ट बताते हैं नाइमेक्स ऑयल्स की और दूसरे अच्छे क्रूड्स की, जबकि हम लाते हैं अरेबियन राइट, अरेबियन हैवी, जो सबसे गंदा तेल है। तो वो तेल के दाम बताते हैं हमें वेस्ट टेक्सास इंटरबजट के टेलीविजन पे कि ये दाम हो गए, और यहाँ पर जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं अपने रिफाइनरी में, ये वो क्रूड है जिससे कैंसर फैल रहा है। यानी इंतहाई गंदा या सस्ता तेल है जिसको महंगे दामों लाकर यहाँ बेचा और जाता उसकी है। प्राइस जो है आवाम पे आ जाती है। आवाम कहते हैं 2 रुपये 4 रुपये बढ़ अच्छा, गए। एक तो जहाज लेके आ रहा है, उसका ज़रा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसके बाद जो वो बंदरगाह पे आता है तो उसका बंदरगाहों के जो अपने चार्जेस हैं उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, मुख्तलिफ वो कभी ड्रेजिंग टैक्स लेते हैं, कभी कोई टैक्स लेते हैं। पीएसओ के एमडी अगले दिन बता रहे थे, उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि भाई पोर्ट कासिम के जो इस वक्त चेयरमैन हैं आगा जान अख्तर साहब, जो बड़े बाएतमाद भी हैं हुकूमत के, और उनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल गई है, और लेकिन बड़े उनका कोई तजर्बा नहीं है, बड़े ज़हीन और मर्चेंट काबिल नेवी का। माने जाते हैं। ओबामा के नाश्ते में भी गए थे अपनी अहलिया के हमरा, तो उनकी बड़ी पीआर है और सिंध हुकूमत में भी बड़े अहम ओहदों पर रह चुके हैं। तो उन्होंने एक नया टैक्स जो है वो लगाने की बात की है। यानी अगर अब 1 लीटर तेल पे या पेट्रोल पे आप 15 सेंट टैक्स देते थे तो अब यकदम उसको बढ़ाकर $1 कर दिया। $1 कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो सारा बोझ पाकिस्तान के अवाम पे आएगा, और मैं और आप अपनी जेब से वो आवाम पैसे नहीं देंगे। जानते ये वो तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ। धुआं छोड़ने वाली नहीं, बल्कि सल्फर कंटेंट हमारे यहाँ जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं जिसमें धुआं नहीं छोड़ती गाड़ियाँ, तकरीबन 2000 ppm सल्फर का होता है। और इससे कैंसर ही फैलेगा, लोग कैंसर ही मरेंगे, फैलता है, बीमार होंगे लोग। बीमार होंगे। तो ये कैंसर फैलाते हैं और कैंसर का अस्पताल बनाते हैं, ये हाल है। और फिर उस अस्पताल के लिए चंदे दे रहे होते हैं। फिर उस अस्पताल के लिए चंदे देते अच्छा, हैं। ये तो इन्होंने खुद माना है, पीएसओ ने भी माना है, बाकी ऑयल कंपनी ने भी, कि तमाम ऑयल जो पाकिस्तान में बिक रहा है उसमें मिक्सिंग की जाती है। और मिक्सिंग से बाद भी जाहिर है कि पाकिस्तान में जितनी गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, वो जाहिर है कि इंजनों का बेड़ा गर्क कर रहा है, और उसके बाद पोल्यूशन भी फैला रहा है और बीमारियाँ भी फैल रही हैं। सर ये तो आपने जनरल, क्योंकि ये प्रोग्राम में थोड़ा वक्त है इस सेक्शन का, डर्टी ऑयल टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल होती है दुनिया में। जो तेल हम इस्तेमाल कर लेते हैं लुब्रिकेंट्स, इनको डब्बों में भर के यूके वगैरह में आप दे देते हैं, फिर ये से क्लीन ऑयल टेक्नोलॉजी से रिसाइकिल करके दोबारा इस पर किसी वक्त बात करेंगे। फिलहाल तो बंदरगाहों पे आ जाइए वापस। बंदरगाहों का क्या इस वक्त आप बता रहे थे हाल का क्या? ये है कि आपको कितनी बंदरगाहें चाहिए, ये पहले प्लान होता है। तमाम दुनिया में बंदरगाहों की एक अथॉरिटी है। पाकिस्तान में सूबे में बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, मसालिक में बटे हुए हैं, जहाज रानी की बंदरगाहें भी बटी हुई हैं। एक है पोर्ट कासिम अथॉरिटी, एक है कराची पोर्ट ट्रस्ट, अब सोने पे सुहागा ग्वादर की बंदरगाह। एक यूनिफॉर्म पोर्ट अथॉरिटी होती है जिसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है। जैसे पोर्ट कासिम ने चार्जेस बढ़ा दिए, फिर ये कि बंदरगाहों को चाहिए
कि जहाज़ जब आता है कितना कार्गो लेकर आया है उसके ऊपर ये एक टैक्स लेवी करते हैं। अब एक जहाज़ सऊदी अरब से 45,000 टन जहाज़ में तेल आया, जब कराची में आया तो उस पर वारफेज कितना होना चाहिए? 45,000 टन का तो नहीं होना चाहिए, 0.001% इवेपरेशन लॉस होता है। ये फार्मूले हैं। जब जहाज कैरी करता है, लेके आता है ट्रेवलिंग में, तो ये इवेपरेशन होती है। इवेपरेशन होती है, उसका लॉस ये होता है। लेकिन आप बताइए कि हमने लोड तो किया 68,000 टन और उस पर वारफेज जो है हमने दिया 45,000 टन का, तो ये बाकी तेल कहाँ चला गया? वो उनका सारा वेपरेट हो गया। वेपरेट हो गया। तो ये तो ज़ाहिर इसमें ज़ाहिर गड़बड़ है और ये घपले हैं। लेकिन ये बताइए कि इसको जो मॉनिटर करने वाले इदारे हैं, रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, जैसे वजारत बंदरगाह और जहाजरानी है, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या मिली भगत का शिकार हो गए हैं, या वो उनको भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर एक जगह सारे मस्खरे जमा हो जाएं, सारे मस्खरे जमा हो जाएं तो उनका, या बेवकूफ़ जमा हो जाएं तो बेवकूफ़ों का माल कौन खाएगा? मस्खरे खाएंगे। लेकिन ये तो मस्खरे नहीं है, ये तो बड़े काबिल लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। और अगर ये इतने टेक्निकल चीज़ों से ये पैसा बना रहे हैं तो ये तो मस्खरे ना हुए ना, ये तो फिर पाकिस्तान के बड़ा ब्रेन हुए। सर, ये ब्रेन चोरी चमारी तो आप भी मैं भी कर सकता हूँ। ये वाइट कॉलर क्राइम कैसे बनता है? इसी तरह बनता है ना, ज़हीन लोग करते हैं ना। सर, ज़हीन लोग नहीं करते, जिनकी फितरत में हरामज़दगी होती है। वो तो अलग बात है कि मतलब आपके सामने सारी आसाइशें हैं, उसके बाद भी आप गलत काम करें, सारे तो वो तो कुदरत की पकड़ भी होती है, फिर कुदरत की पकड़ भी होती है। बना रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं, सीपैक और ग्वादर के ऊपर हम बात करेंगे। ग्वादर के हवाले से आप बता दीजिए। उन्होंने तो कहा कि उन्हें कोई खतरा नहीं है नज़र आता समुद्री तिजारत में, आपको कोई खतरात नज़र आते हैं? खतरात ये हैं कि आप जब कोई काम करते हैं तो हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ जो ताकतें हैं, क्या वो हमारे मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रही? आए दिन हम पढ़ते हैं कि बलूचिस्तान में, नहीं, हमने तो देखा ना, कुलभूषण जादेव को पकड़ा, पूरा राह का नेटवर्क वहाँ से निकला, तो किसके खिलाफ काम कर रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। क्या वो ख़त्म हो गए? फिर दूसरी बात यह है कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स में बलोची 5 अफसर हैं पूरी मर्चेंट नेवी में पाकिस्तान की इस वक्त, जो किसी काम के लायक हैं। वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, PNSC में भी नौकरी नहीं कर रहे। अब बताइए, बलूचिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा है। मैं गया हूँ, मैंने देखा है। वो कहेंगे ये सब उर्दू बोलने वाले पंजाबी सिंधी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कि ये चाहिए। सीपैक तो बड़ी बात। इस मामले को तो है सियासी तौर पे हैंडल किया जा रहा है, गवर्नमेंट इस पे कर रही है, झूठ बोला, सारी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया है और इसमें मुकामी लोगों को ज़्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। क्या किया? मेरी तजवीज़ ये है कि बलूचिस्तान के बलोच नेशनल्स को, जो वहाँ के शहरी हैं, हर महीने या हर 2 महीने बाद जहाज़ रानी का काम ज़रा मुख्तलिफ है, लोडिंग अनलोडिंग ये तमाम आम आदमी नहीं कर सकता। तगड़ा होगा, पहलवान होगा, लेकिन वो लोड के नीचे आके मर जाएगा। सेफ्टी होती है। हर महीने, हर 2 महीने में 200-300 वहाँ के मुकामी लोगों को KPT में और पोर्ट कासिम में बुलाकर तनख्वाह हुकूमत दे उन्हें, और उनको काम सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत दी जाए। अब बातें हो रही है, ट्रेनिंग देंगे, कॉलेज बनाएंगे, वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपना रोजगार कमा सके और कल को आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल हो सके। ये गडानी में हो तो रही है शिप ब्रेकिंग, वहाँ पे तो आप देखिए कितने बड़े हादसा हुए हैं। इतने हादसा क्यों हुए? इन हादसा में आप कोई साजिश देखते हैं? गैर मुल्की साजिश, लोग कह रहे हैं इसमें भी इंडिया का हाथ हो सकता है। सर देखिए, अगर घर का भेदी लंका ढाए, अगर घर के लोग ना हो तो क्या हिंदुस्तान? अब देखिए, गडानी शिपयार्ड है ना, कोई सहूलतकार मिल जाता है, ब्रेकिंग यार्ड है, सर्वेयर होना चाहिए। बलूचिस्तान में सर्वेयर ही नहीं है, बलूचिस्तान में एग्जामिनर नहीं है, बलूचिस्तान का कोटा अकेडमी में नहीं है। ओ भाई, यहाँ 50% कोटा बलूचिस्तान का करें, बलोचों को यहाँ ट्रेनिंग दें। जब ट्रेनिंग देंगे, आपने बहुत अच्छी तजावीज़ दे दी हैं। इस पर इंशाल्लाह मौका मिला तो मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे, आपको दोबारा भी बुलाएंगे, और इसमें जो है वो मुताल्लिका लोगों से भी हम चाहेंगे कि उनका भी इनपुट लें। प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात रह गए हैं। मैं शहजाद चगताई साहब आपसे चाहूँगा कि पारा चिनार की जो दहशतगर्दी हुई है, और ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन में कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म कर दी और उसके बाद ये वाक़या हो गया, तो ये क्यों ये समझते हैं आप कि ये हदफ बनाया गया पारा चिनार का ऐसे मौके पर? आपको याद होगा कि जो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ साहब, जो अब सऊदी अरब जाने वाले हैं और वहाँ 34 मुल्क की इत्तेहाद की कमान उनके हाथ में आ जाएगी, तो राहिल शरीफ ने 2016 के आगाज़ पर यह ऐलान किया था कि 2016 दहशतगर्दी के ख़ात्मे का साल होगा। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 2016 दहशतगर्दी के ख़ात्मे का साल तो साबित नहीं हो सका,
क्योंकि कमी तो काफ़ी आई। 2015 में, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 2015 में दहशतगर्दी के और इस किस्म की तखरीबकारी के और ख़ुदकश हमलों के कोई 2500 वाक़यात हुए थे। उसके मुकाबले में 2016 में दहशतगर्दी के कोई 444-45 वाक़यात हुए। तो इस लिहाज से तो यानी कि कमी तो बहुत ठीक ठाक आई, और 29% कमी, यानी कि जो आदाद शुमार है वो बताते हैं कि 29% कमी आई। अब हमने ये देखा, और ये बहुत अफसोसनाक सिनेरियो है और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन पहुंच के, जब वो डिवोर्स से लंदन पहुंचे तो वहाँ उन्होंने ये ऐलान किया कि दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई है। रात को उन्होंने ये ऐलान किया दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई, सुबह जो है पारा चुनार में धमाका हो गया। तो अब ये जो इसके जो टाइमिंग है, वज़ीर-ए-आज़म का बयान देखें, हमारे आर्मी चीफ का बयान 1 साल पहले देखें, उसके बाद फिर उसके रिज़ल्ट देखेंगे, उसका रिज़ल्ट आया और दहशतगर्दी 2016 में ख़त्म नहीं हो सकी, तो कम से कम मौजूदा आर्मी चीफ का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि अब जो सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये दहशतगर्द, ये भी कामयाब नहीं होंगे, जी, सफाया हो जाएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दुश्मन की जो साजिश है, वो शेख साहब ने जैसे कहा कि दुश्मन तो आपको नहीं छोड़ेगा, उसकी साजिशें जारी रहेंगी, और हमें इसी माहौल वो में साजिशें करेगा तो हाँ ज़ाहिर है वो भी बचेगा नहीं, उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं शेख साहब ने बहुत अच्छी बात की, गवादर की, इन्होंने बताया कि भाई वहाँ बलोचों को मुलाजमतें दी जाएँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एक दफ़ा जब गया था गालिबन मुकामी बाशिंदों के मुलाजमत देने पर। उसमें अच्छा, आज इनाग्रेशन में गया वक्त बिल्कुल आखिर में पहुँच गए हैं। शेख साहब आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ ये बता दीजिए, सिंध असेंबली में जो कल वाक़या हुआ था, हमने बड़ी बात भी की थी, उस पर आपने कहा था कि इसको जो है वो इसकी रुकनीत ख़त्म होनी चाहिए इमदाद बताफ़ी की, तो बिलावल भुट्टो ने उसका नोटिस लिया और बख्तावर ने बड़ी सख्त बरहमी का इजहार भी किया। आपको क्या लग रहा है, ठीक किया बिलावल ने? देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये एक इखलाक़ी सानिया है, और हमारी जो रिवायत हैं उनका भी दिवालिया निकल गया है। अगर ये वाक़या कहीं यानी कि किसी आम जगह होता, किसी तकरीब में होता, या किसी इजलास में ये इस किस्म की गुफ्तगू होती जो कि हम यहाँ बैठ के उसको दोहरा नहीं सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, तो इतनी शर्मनाक गुफ्तगू जो है वो आपके मुक़द्दस उन ऐवानों में हुई है। मैं तो नहीं कहता मुक़द्दस, लेकिन ये कि ये हमारे सियासतदान ही ये कहते हैं कि ये हमारे मुक़द्दस ऐवानों का एक तक़द्दुस होता है। तो ये बताएं कि इमदाद बताफ़ी कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, और अगर ये अल्फाज जो पूरी दुनिया ने सुने, ये खुदा न खास्ता उन्होंने कहा कि अगर ये आसफा और बख्तावर के साथ कहे जाते तो वो क्या माफ़ कर देते। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसका बख्तावर ने भी नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये जो इमदाद बताफ़ी के रिमार्क्स हैं और इनका रवैया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। बिलावल भुट्टो ने भी उसका नोटिस लिया। वो नुसरत सहर अब्बासी की जो आपने बात की कि उन्होंने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी, उन्होंने इससे आगे बढ़ के बात की। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ये असम्बली में बैठने के लायक नहीं है, और अगर मैंने इसको माफ़ कर दिया तो फिर ये किसी और शय मिलने के मुतरादिफ खातून रुकन के साथ जो है ये बदसलूकी करेगा। बहुत शुक्रिया। आज का वक्त यहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दे रहा मज़ीद बात करने की, पाबंदी वक्त की वजह से आज की गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, आज आपने सुना पाकिस्तान में जहाज़रानी बंदरगाहों की सूरत हाल, पनामा की वजह शोहरत, और जो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। इस पर शेख मोहम्मद इकबाल साहब जो माहिर अमूर जहाज़रानी हैं उन्होंने खुलकर अपने हालत का इज़हार किया, पस मंज़र भी बताया। पाकिस्तान में जहाज़रानी और बंदरगाहों की जो सूरत हाल है उसका उन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ बताए, और तजावीज़ भी दी उन्होंने किस तरीके से ग्वादर को और वहाँ पे मुकामी बाशिंदों को जो है वो आगे लाया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और शहजाद चुगताई साहब ने पारा चनार और इमदाद बताफ़ी और नुसरत सहर अब्बासी के हवाले से जो इशूज़ हैं उस पर खुलकर अपने हालत का इज़हार किया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम और डिस्कशन पसंद आई होगी। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।